गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में अनुच्छेद 21 के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की थी। तो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जिसमें मैंने ये बताया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, पर्सनल लिबर्टी, अर्थात सबसे ज़्यादा पर्सनल हमारा शरीर है और हमारे शरीर से अर्जित किया हुआ धन भी हमारा पर्सनल है और हमारे पर्सनल सामान पर किसी का हस्तक्षेप अनावश्यक रूप से ना हो, वो है हमारा निजता का अधिकार। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने विस्तार से बताई हैं, तो जो नए जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस क्लास जरूर देखेंगे। फिर मैंने दूसरी जो बात चर्चा की थी वो की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था गोपालनवाद। देखो आज जब मैं चर्चा करूंगी वो होगा मेनकावाद, मेनका या मानेकावाद, ठीक है। तो ध्यान से ये समझना है कि इस मुद्दे को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों गोपालनवाद को समझना बहुत जरूरी है। तो जो नए आए हैं ना इस वीडियो में, वो प्रीवियस क्लास जरूर देख लेंगे, अनुच्छेद 21 का पार्ट 1। तो देखिए गोपालनवाद में 1950 में मैंने आपको क्या बताया था कि गोपालन जी को क्या किया गया था, निवारक नजरबंदी जो कानूनी अधिनियम था, निवारक नजरबंदी जो विधि थी, इसके अकॉर्डिंग इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और निवारक नजरबंदी का मतलब क्या था कि बिना अपराध के ही, अपराध का शक होने पर ही उस इंसान को बिना कारण बताए हिरासत में ले लेना। और इनके वकील ने फिर तर्क रखी थी उच्चतम न्यायालय के पास कि जीवन के अधिकार का ये क्या है, उल्लंघन है। तब उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा था कि नहीं, उनको अरेस्ट किया गया है पर उनको मारा पीटा तो नहीं ना जा रहा है, मतलब कि शारीरिक सुरक्षा और शारीरिक प्रताड़ना का अभाव ही जीवन का अधिकार है। उस समय उच्चतम न्यायालय ने ये व्याख्या की थी जीवन के अधिकार के बारे में। दूसरी बात, गोपालन के वकील ने एक और तर्क रखा कि देखिए हर विधि एक प्रक्रिया से चलती है, लेकिन निवारक नजरबंदी अधिनियम में कोई प्रक्रिया नहीं है, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि किस कारण आपको हम गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि प्रक्रिया होती है ना, कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो रीजन बताता है, आपके पक्ष को सुनता है, ठीक है, आपको नोटिस देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो वही गोपालन जी के वकील ने बोला बिना प्रक्रिया की कैसी विधि, और तो उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि देखो विधि तो अगर जो विधि बनाने का काम है वो संसद का है और संसद की मर्जी वो प्रक्रिया बनाए या ना बनाए, ये अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चल रही है, विधि की उचित प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो गोपालन के वकील ने बोला कि देखिए विधि तो गलत भी बन सकता है, तो संसद गलत विधि बना सकती है। तो न्यायपालिका ने बोला कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बस ये देखना कि संविधान की व्याख्या करना, फंडामेंटल राइट की रक्षा करना। तो जीवन का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन इनको जो पकड़ा गया है वो जीवन के अधिकार के उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में बस 2 बातें बोली गई है। पहला कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन का अधिकार, और दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय बोल रहा है कि जब मैंने जीवन के अधिकार के बारे में ये बताया है कि शारीरिक सुरक्षा और शारीरिक प्रताड़ना के अभाव ही क्या है, जीवन का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे संविधान क्या है, साइलेंट है, और जहाँ पे संविधान साइलेंट होता है उच्चतम न्यायालय ही उसकी व्याख्या करती है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय उसकी व्याख्या करती है, तो उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ बता दिया है कि जीवन का अधिकार का मतलब क्या है, शारीरिक सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे शारीरिक रूप से सुरक्षित है, इसीलिए इनका जीवन का अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और मेरा काम नहीं है कौन सी विधि अच्छी है और कौन सी विधि गलत है इसको देखने का, ठीक है। और इसको व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बोला कि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, मतलब हमारे यहाँ ज्यादा शक्तिशाली संसद है, संसद ज्यादा शक्तिशाली है, और विधि की उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये अमेरिका में है, ये कहाँ है, अमेरिका में, ये अमेरिका में है, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो ये थोड़ा सा मैंने रिवीजन कराया, क्योंकि मेनकावाद में क्या होगा, उच्चतम न्यायालय यू टर्न लेगी। मेनकावाद में उच्चतम न्यायालय गोपालनवाद के जस्ट यू टर्न लेगी, क्योंकि आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय का काम है समय के साथ साथ अपनी व्याख्या को वो क्या कर देता है, चेंज करता है, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। आप खुद एक डिसीजन लेते हो, मान लो आज आपको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, तो कुछ साल बाद आपकी खुद की नजरिया उस व्यक्ति को देखने के लिए बदल जाती है। आपको वही लड़की हो सके बोरिंग लगने लगे, ठीक है, जब वो आपको कुछ साल पहले अट्रैक्टिव लगती थी। तो इंसान का जब नजरिया बदल रहा है, सोच बदल रहा है, तो न्यायपालिका भी इसी समाज की है, और न्यायपालिका की भी सोच क्या होती है, समय समय पे बदलते रहती है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बहुत शॉर्ट रिवीजन कराया गोपालनवाद का, तो मैं बार बार बोल रही हूँ प्रीवियस क्लास देख लेने के लिए, क्योंकि अब मेरा ज़्यादा फोकस इस मेनकावाद पे है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय की सोच क्या है, उच्चतम न्यायालय की व्याख्या क्या है, समय के साथ बदलती है। और जहाँ पे संविधान साइलेंट है, मौन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में संविधान दो बातें बोलकर चुप है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और साथ में बोला है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा इस पे क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। तो अब आया है मेनकावाद। तो मेनकावाद कब आया, मेनका को मानेका भी बोलते हैं पंजाबी में, तो 1978 में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है, इस पे भी ध्यान देंगे, ये भी आई है। तो देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हुआ ना, उच्चतम न्यायालय ने दूसरी व्याख्या की जीवन के अधिकार की दूसरी व्याख्या की, और गोपालनवाद में जो बात बोली थी ना उच्चतम न्यायालय ने, उसका यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो यू टर्न कैसे लिया, तो देखिए पहले स्टोरी समझते हैं कि आखिर मेनकावाद आया क्यों। 1975 का दौर था, देश में तीसरा आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल के दौरान आज़ादी का क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मनमाने ढंग से उल्लंघन हो रहा था, आज़ादी का हनन हो रहा था। संजय गांधी जी क्या कर रहे थे, पद धारण नहीं किए थे, फिर भी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक है। सारे विपक्षियों को क्या कर दिया गया था, पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, विपक्षी दल के लोगों का। और उसी दौरान एक कानून चलाया गया था, एक कार्यक्रम निकाला गया था, नसबंदी कार्यक्रम निकाला गया था। और ये नसबंदी कार्यक्रम के दौरान इसका उद्देश्य तो अच्छा था कि हम जनसंख्या पे कंट्रोल करेंगे, पर ये लागू गलत तरीके से हुआ। कहने का मतलब है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1975 में जब थर्ड आपातकाल लगा, तो उस समय एक नसबंदी कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत क्या था कि हम जनसंख्या पे कंट्रोल करेंगे, पर ये लागू बहुत गलत तरीके से हुआ और जबरदस्ती लोगों का नसबंदी किया जाने लगा, ठीक है। जिसमें ना ऐसे पकड़ के लोगों का नसबंदी करते थे कि जिसमें पता चलता था कुछ लोग तो कुंवारे ही हैं, आधा से ज़्यादा लोग कुंवारे जो होते थे उनका भी नसबंदी कर देते थे, पकड़ते थे लोगों को, जबरदस्ती नसबंदी कराते थे। तो आज़ादी का बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, दुरुपयोग हुआ था 1975 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1977 में जब चुनाव हुआ तो राजनारायण की सरकार बनी। इंदिरा गांधी इतना ज़्यादा उस टाइम पे दुरुपयोग हो चुका था आज़ादी का, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया गया था कि इंदिरा गांधी का यही मुद्दा बना, और नसबंदी कार्यक्रम तो विशेष मुद्दा बना, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी क्या हुई, चुनाव हार गई और राजनारायण की सरकार बनी, जो कि जनता पार्टी के थे, ठीक है, और ये समाजवादी नेता थे। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही ये राजनारायण 1977 में आए ना सरकार में, तो उन्होंने एक हमारे यहाँ एक अधिनियम था 1967 का पासपोर्ट अधिनियम, ठीक है। तो 1967 का जो पासपोर्ट अधिनियम था ना, वो निवारक नजरबंदी की तरह ही क्या था, इसमें भी कोई प्रक्रिया नहीं थी, प्रक्रिया की कमी थी, प्रक्रिया मैंने ऐसे काट दिया, प्रक्रिया की कमी थी। तो 1967 का पासपोर्ट अधिनियम, तो हर अधिनियम में क्या होता है, उद्देश्य के साथ साथ प्रक्रिया होती है। यही बात तो तर्क दिया था ना गोपालन के वकील ने कि निवारक नजरबंदी में
जो अधिनियम है उसमें क्या है, प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, उद्देश्य के साथ प्रक्रिया होनी आवश्यक है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि नहीं नहीं, मेरा काम नहीं है सब देखना, मेरा काम है अगर विधि के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते और वो फंडामेंटल के राइट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जीवन का अधिकार की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने अपने आधार पर, अपने न्यायाधीशों के जो विचार थे उस आधार पर दिया था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या था, 1967 का जो पासपोर्ट अधिनियम था उसमें उद्देश्य क्या था कि सभी भारतीय नागरिकों का पासपोर्ट बना सकते हैं। तो सभी भारतीय नागरिक पासपोर्ट बना सकते हैं, ये उसका उद्देश्य था, पर प्रक्रिया इसमें भी नहीं थी। बनाने की प्रक्रिया थी कि हाँ कब तक आपका पासपोर्ट वैलिड रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन सरकार इसको जब चाहे तब जब्त कर सकती थी, ठीक है। मतलब बनाने की प्रक्रिया थी पर जब्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। सरकार कभी कोई आपको कारण नहीं देगी, नोटिस नहीं देगी, बोलने का अवसर नहीं देगी। मतलब सरकार का मन किया, सरकार के अधिकार में था, जब मन करे जब्त कर ले। तो इसी अधिनियम के द्वारा 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के द्वारा मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त करा दिया गया और यही है आपका मेनकावाद 1978। अब मेनकावाद 1978 में उच्चतम न्यायालय का यू टर्न कैसे हुआ गोपालनवाद से, उच्चतम न्यायालय ने क्या जीवन के अधिकार की परिभाषा दी, थोड़ा मैं रिमूव करती हूँ और फिर बताती हूँ। तो स्टोरी तो मैंने बता दी कि आखिर मेनकावाद आया क्यों और कारण क्या था, 1967 का पासपोर्ट अधिनियम। अब देखो मेनकावाद में आखिर उच्चतम न्यायालय ने यू टर्न कैसे लिया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इसी समाज में रहता है, समाज के परिवर्तन को देख रहा है और साथ ही उच्चतम न्यायालय अपनी व्याख्या का क्या करता है, समय समय पे बदलते रहता है, ठीक है। आपको पता ही है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, तो उच्चतम न्यायालय को। और अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात लिखी गई है और दूसरी क्या लिखी गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों ज्यादा शक्तिशाली संसद है, ठीक है, संसद ज्यादा शक्तिशाली है। तो गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय ने तो यही माना कि नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, संसद ज्यादा शक्तिशाली है, विधि बनाने का अधिकार संसद को है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर गोपालन के जीवन के अधिकार पर कुछ बात होती तो हम क्या करते, हम उस गोपालन की रक्षा करते। परंतु जीवन के अधिकार का भी व्याख्यान क्या किया था उच्चतम न्यायालय ने, किया था कि शरीर सुरक्षित, मतलब कि जीवन का अधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा है, यही व्याख्या की थी। अब मानेकावाद मतलब मेनकावाद 1978 में उनको उनका पासपोर्ट छीन लिया गया, ठीक है, जब्त कर लिया गया, मतलब विदेश जाने से उनको रोक दिया गया। राजनारायण की जब सरकार थी तो उनके वकील भी गए उच्चतम न्यायालय में और उनका भी वही तर्क था जो गोपालन के वकील का था। गोपालनवाद में जो गोपालन के वकील ने तर्क दिया था ना कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन के अधिकार का उनका क्या है, उल्लंघन है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय 7 न्यायाधीशों की बेंच थी। इस समय उच्चतम न्यायालय ने बोला कि हाँ, क्योंकि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके शारीरिक अंग सुरक्षित हो, आपको मारा पीटा नहीं जा रहा है, यही आपका सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं है। मतलब शारीरिक अंग की सुरक्षा ही सिर्फ जीवन के अधिकार का मतलब नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार बोला कि जीवन का अधिकार का मतलब है गरिमामय जीवन। जीवन का अधिकार का मतलब क्या है, गरिमामय जीवन। और गरिमामय जीवन का मतलब क्या हुआ कि सभी को ये जीवन में क्या मिले, मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, सबके पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाए, हर इंसान विशेष है। अब हम पशु को ही क्या करेंगे, एक अब गरिमामय जीवन का मतलब तो ये नहीं है कि एक रूम में किसी को बंद कर दिए, गोपालन को एक रूम में बंद कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, उनको मारा पीटा नहीं जा रहा था, लेकिन उनके जीवन का अधिकार का वो उल्लंघन था। लेकिन उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार उस समय उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो उच्चतम न्यायालय ने यू टर्न ले लिया और बोला कि नहीं, जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि गरिमामय जीवन नहीं ना है उनकी,
किसी को हम एक रूम में बंद कर देंगे तो उनकी कैसे गरिमा में जीवन, क्या उनके पसंद नापसंद का हमको क्या करना चाहिए, हर इंसान के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इंसान कहीं आएगा नहीं, जाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो क्या उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसकी विशेषता का विकास होगा? नहीं होगा। और उच्चतम न्यायालय ने पहली बार कहा कि आर्टिकल 19 एवं 21 एक दूसरे के पूरक है। पूरक है मतलब एक दूसरे के साथ है। 19 और 21 जो अनुच्छेद है ना, वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ है। लेकिन गोपालनवाद में क्या बोला था, यही तर्क तो उनके वकील ने दिया था ना कि 19 और 21 उनके स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन हो रहा है और जीवन के अधिकार की भी। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला, नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार अलग और जीवन का अधिकार अलग। लेकिन यहाँ पे उच्चतम न्यायालय यू टर्न लेते हुए बोल रहे हैं कि नहीं, 19 और 21 एक है, मतलब जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार अलग नहीं है, वो एक के सिक्के के दो पहलू है। जीवन का अधिकार का मतलब यही है कि हमें बोलने की भी आज़ादी हो, चलने की आज़ादी हो, कहीं बसने की आज़ादी हो, हर चीज़ क्या है, ये जीवन के अधिकार से ही संबंधित है। इसीलिए अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार एक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहली बार उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की दूसरी व्याख्या करते हुए परिभाषा चेंज करके बोला कि सिर्फ शारीरिक सुरक्षा और शारीरिक प्रताड़ना का अभाव ही जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें कई चीजें शामिल है, जिस प्रकार गरिमा का अधिकार, ठीक है, और निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सम्मान का अधिकार, ये गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, 14 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, ऐसे करके बहुत सारी बातें, एक लंबी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो जीवन के अधिकार ने बहुत सारी बातें डाल दी। उसके बाद अब क्या हुआ कि अब ये उच्चतम न्यायालय ने एक और बात बोला कि क्योंकि देखिए गोपालनवाद ने, वकील ने एक तर्क भी दिया था कि कोई भी जो विधि है ना, वो क्या होता है, प्रक्रिया के साथ ही बनती है, विधि बिना प्रक्रिया की नहीं हो सकती है। लेकिन गोपालनवाद में जो निवारक नजरबंदी अधिनियम था वो क्या था, वो उसमें प्रक्रिया नहीं थी। और उसी प्रकार 1967 का पासपोर्ट अधिनियम में भी क्या है, प्रक्रिया नहीं थी। तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें भी यू टर्न लिया, बोला कि नहीं, विधि बिना प्रक्रिया की तो नहीं होगी, प्रक्रिया अनिवार्य होगी विधि में। और उस समय क्या बोला, इसमें बोला गया 1967 के पासपोर्ट अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, अब कोई भी विधि बिना प्रक्रिया के नहीं होगी। और उस समय क्या बोला गया था गोपालनवाद में कि नहीं, विधि ठीक है, निवारक नजरबंदी अधिनियम जो है विधि है, संसद के बनाने का काम है, वो प्रक्रिया बनाए ना बनाए मेरा कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उच्चतम न्यायालय का काम नहीं है कि विधि अच्छी है बुरी है देखना। लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने यू टर्न लेके बोला कि नहीं, जो 1967 का पासपोर्ट अधिनियम है इसमें प्रक्रिया नहीं है और संसद क्या कर सकती है, मनमाने ढंग से प्रक्रिया बना सकती है और इससे क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए क्या होगा, अब संसद विधि की प्रक्रिया जो मनमानी तरीके से ना बनाए, इसके लिए क्या किया जाएगा, तो न्यायालय के द्वारा उसको निरीक्षण किया जाएगा। और न्यायालय किसके अंतर्गत उसका निरीक्षण करेगी, तो न्यायालय करेगी प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत। तो पहली बार उच्चतम न्यायालय ने मेनकावाद में प्राकृतिक न्याय की बात की। प्राकृतिक न्याय का शब्द जो है ना पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है। तो न्यायालय का कहना है कि नहीं, प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय पहले क्या है वो समझिए। प्राकृतिक न्याय का मतलब है कि जितना हम अपराध करते हैं ना उसी के हिसाब से दंड मिले। मान लो कोई बच्चा क्या करता है, बेंच तोड़ देता है और हम बोलेंगे कि नहीं इसको फांसी की सजा दे दो, विधि बन गया कि फांसी की सजा दे दो, तो क्या वो सही है फांसी की सजा उसकी? बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका गुनाह क्या है, एक बेंच तोड़ना। तो अपराध के अनुसार ही दंड मिले, साथ ही पक्ष जो भी आरोपी है उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार मिले, साथ ही उनको क्या किया जाए, अवसर मिले, कारण बताया जाए कि आपको किस कारण से हम
गिरफ्तार कर रहे हैं, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक न्याय क्या है, ये शब्द की व्याख्या भी नहीं की गई है कि हाँ इसके अंतर्गत ये है वो है ये सब है, ऐसी व्याख्या नहीं की गई है। प्राकृतिक न्याय एक भावना है, न्यायाधीशों की सोच रहेगी। प्राकृतिक न्याय क्या है, एक भावना है, एक सोच है कि हाँ कम से कम एक प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। तो जब संसद कोई भी विधि बनाएगी, कोई भी प्रक्रिया बनाएगी, तो वो क्या होगा, प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत उसको न्यायपालिका क्या करेगी, चेक करेगी कि ये विधि क्या है, अच्छी है या बुरी है। लेकिन गोपालनवाद में यही तो उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया था कि हमारा काम नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने किया क्या इसमें, देखो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की परिभाषा ही चेंज कर दी। और जब अनुच्छेद 21 की परिभाषा बदली तो उसमें क्या हो गया, गरिमामय जीवन, फिर से हिरासत के विरुद्ध अधिकार, बहुत सारे अधिकार आ गए। ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, ये सारे आ गए, बहुत सारी बातें आ गई। तो जब बहुत सारी बातें आ गई, तो जब ये जो विधि है पासपोर्ट अधिनियम, वो तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो गई ना। और गोपालनवाद में यही तो हुआ था कि जीवन के अधिकार का जो व्याख्या था वो बहुत ही सूक्ष्म था, और सूक्ष्म व्याख्या था। तो जो विधि बनी थी निवारक नजरबंदी अधिनियम, वो उसका उल्लंघन नहीं कर रही थी। लेकिन इसमें क्या किया गया, पहली बार मेनकावाद में जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की गई। याद रखिएगा, व्यापक व्याख्या, बहुत विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई और उसमें कई अधिकार डाल दिए गए। और जब इस तरह से कई अधिकार डाले गए तो उसमें स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार और 21 जीवन का अधिकार, दोनों को उच्चतम न्यायालय ने एक कर दिया, एक बताया, और बहुत सारे अधिकार डाल दिए गए। तो ये अधिनियम क्या था, तो उसका उल्लंघन कर रहा था। और साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी बोला कि नहीं, हम देखेंगे, हर विधि पे मेरी नजर रहेगी कि ये विधि जो है वो तार्किक है या अतार्किक है। और तार्किक अतार्किक का निर्णय उच्चतम न्यायालय प्राकृतिक न्याय से करेगी। प्राकृतिक न्याय क्या है, एक सोच है, एक भावना है, जिस न्यायाधीशों की विवेकशीलता है, जिसमें वो ये देखेंगे कि ये जो अधिनियम बनाया गया है कहीं ये किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ये जो विधि लाया गया है इससे क्या हो रहा है, अपराध मान लो छोटा है और बड़ा दंड तो नहीं दे रहा है। मतलब वो एक सोच, एक धारणा के हिसाब से क्या करेगी, चेक करेगी उस विधि को और देखेगी कि नहीं, अगर वो उल्लंघन नहीं कर रहा है, अगर वो प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस विधि को पास करेगी, वरना रद्द कर देगी। और ये भी बोला कि हर विधि के साथ प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। और प्रक्रिया में अगर आप दंड की प्रक्रिया जो होगी उसमें ये भी होगा कि कारण बताइए, नोटिस दीजिए, अवसर दीजिए, पक्ष सुनिए, ये जरूरी है। अब क्या हो गया कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, विधि की उचित प्रक्रिया की बात कर दी। इतना बात बोला, इसका मतलब उच्चतम न्यायालय ने विधि की उचित प्रक्रिया की बात की। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, जिसमें मैंने बोला ही था कि इस विधि की उचित प्रक्रिया में क्या है कि अमेरिका के संविधान में है, जहां पर उच्चतम न्यायालय को ज़्यादा पावर मिलता है। और हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि न्यायपालिका को ज़्यादा पावर मिले, इसीलिए उन्होंने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की थी, जहां पे संसद के पास ज़्यादा पावर था। लेकिन यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि जीवन के अधिकार का व्याख्या ही चेंज करके पावर अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, जीवन के अधिकार की व्याख्या इतना विस्तार पूर्वक कर दी कि उसके अंतर्गत कोई भी विधि इसके खिलाफ नहीं टकरा सकती है। ठीक है, तो अब जब इसकी व्याख्या को विस्तार पूर्वक बढ़ाया गया तो अधिनियम जो थे सारे वो क्या हो रहे थे, जो बिना प्रक्रिया के थे, तो वो इससे टकरा रहे थे। तो उच्चतम न्यायालय ने फिर ये भी बता दिया कि अब क्या होगा कि विधि को हम चेक करेंगे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का तो ये भी अधिकार है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, तो इसलिए वो विधि को चेक करेगा। और विधि को चेक करेगा तो अनुच्छेद 21 विस्तार पूर्वक है, तो विधि उससे, अगर वो कोई विधि गलत बनेगी, प्रक्रिया में नहीं होगी, तो वो जरूर टकराएगी उससे। तो इससे क्या होगा, उच्चतम न्यायालय उसको रद्द कर सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने क्या, और उच्चतम न्यायालय के पास एक पावर भी है, व्याख्या करते करते वो क्या करता है, नए शब्द को भी डालता है जो संविधान में नहीं होता है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय का कहना है कि संविधान साइलेंट है जहां पर, तो उसकी भावना समझिए, संविधान का
जहां संविधान बोल के कुछ साइलेंट हो रहा है, लेकिन संविधान की भावना तो यही है ना कि नागरिकों की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। और जीवन का अधिकार में जब ये दो बातें लिखी हुई है तो संविधान की भावना को समझिए कि प्राण एवं दैहिक का मतलब है नागरिकों की हम हर तरह से रक्षा करें। तो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय ने फिर एक प्राकृतिक न्याय का वर्ड शब्द अपने से जोड़ा, क्योंकि व्याख्या करते करते वो नए शब्द को जोड़ता है, तो जोड़ा प्राकृतिक न्याय। अब कह दिया कि प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत ही सारी विधि की वो जांच करेगा। मतलब प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है, किसी के साथ फालतू का अन्याय ना हो जाए, हर किसी को मौका मिले अपनी बात रखने के, हर अपराधी को मौका मिले अपना पक्ष रखने का। ठीक है, तो एक भावना है, क्लियर। तो अब क्या है, इसके अंतर्गत विधि का चेक होगा और यही बात क्या है जो न्यायपालिका विधि को चेक करेगी और विधि को रद्द कर सकती है। यही तो पावर है ना अमेरिका के संविधान में, इसीलिए अमेरिका में क्या लिखा गया है, विधि की उचित प्रक्रिया। तो हमारे यहाँ भी अब कौन सा शब्द आ गया, विधि की उचित प्रक्रिया। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अब क्या हो गई, उच्चतम हमारे यहाँ विधि की उचित प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मेनकावाद में क्या हो गया, न्यायालय की शक्तियों को मेनकावाद ने बढ़ा दिया और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। तो जैसे ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत उत्पन्न हुआ मेनकावाद से, हमारे यहाँ दूसरा क्या हुआ, न्यायालय की शक्तियां बढ़ी। किसके द्वारा, क्योंकि विधि की उचित प्रक्रिया आ गई। विधि की उचित प्रक्रिया कैसे आई, क्योंकि न्यायपालिका अब क्या करेगी, विधि को चेक करेगी। अगर विधि प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत होगी, तार्किक होगी उसकी प्रक्रिया, तभी वो लागू होगी, वरना वो रद्द हो जाएगी। तो पावर अब ज्यादा किसके पास आ गया, तो न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका के पास ज्यादा पावर होगा तो क्या होगा, विधि की उचित प्रक्रिया। तो अब हमारे यहाँ क्या हो गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, इसमें संसद के पास ज्यादा पावर था। तो गोपालनवाद में इसीलिए गोपालन जेल में रहे, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी। लेकिन अब ज्यादा शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका के पास है, विधि द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया। याद रखिएगा, विधि की उचित प्रक्रिया, पहले क्या थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया के अंदर न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली है। तो न्यायपालिका अब देखेगी और उसके बाद न्यायपालिका ने इसे भी देखा, 1967 का पासपोर्ट अधिनियम, बोला कि इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, ना कारण बताया गया, ना नोटिस दिया गया, ना ही जिसपे ये लागू किया गया, मतलब जिसका जब्त किया गया है पासपोर्ट, मेनका गांधी, उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया कि किस कारण से कर रहे हैं। तो ये अधिनियम बिल्कुल बेकार है, इसको रद्द करो। मेनका गांधी का पासपोर्ट वापस कर दिया गया। तो कुल मिला के जीवन के अधिकार की दूसरी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। पहली व्याख्या गोपालनवाद में की थी उच्चतम न्यायालय ने 1950 में, जिसमें उसने जीवन के अधिकार को सिर्फ शारीरिक अंग सुरक्षित रहे ये बताया था। लेकिन मेनकावाद में 1978 में जीवन के अधिकार के लिए सीधे यू टर्न लेते हुए दो बातों को साफ साफ बोला कि जीवन का अधिकार बहुत व्यापक है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए इसमें कई अधिकारों को शामिल कर दिया। बोला कि गरिमामय जीवन का अधिकार है, पहला जो विशिष्ट बात है। दूसरा, इसने ये भी बोला कि अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, विधि की उचित प्रक्रिया होगी। और जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए उसने ये भी बोला कि प्राकृतिक न्याय की बात कही, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत ही वो क्या करेगी, विधि को न्यायालय चेक करेगा। तो विधि को चेक करेगा कि तार्किक है कि अतार्किक है, उसके बाद ही विधि लागू होगी। इसलिए मेनकावाद से ही न्यायालय की शक्तियां क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये रहा मेनकावाद, जिसको मानेका गांधीवाद भी बोलते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में ये हो गया। और मेनका गांधी ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो मेनका गांधीवाद। तो आर्टिकल 21 का ये दूसरा बात क्लियर हो गया। कुछ बातें और बाकी है, क्योंकि समय समय पे फिर आर्टिकल 21 का ऐसे ही विस्तार हुआ। तो आगे का जो विस्तार है वो कल के क्लास में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आया होगा। और स्टार्टिंग में भी जो भी मैंने गोपालनवाद के बारे में बताया था, तो वो आप प्रीवियस क्लास में जाके अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जो भी डाउट होगा कृपया करके कमेंट सेक्शन पे जरूर भेजें। जय हिंद।